नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उस एक बहस के बारे में, उस एक टॉपिक के बारे में जो कि आए दिन जब भी भारत में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात होती है तो ये टॉपिक, ये बहस हमेशा निकल करके आती है कि भारत को रशिया का जो FGFA प्रोग्राम था, जिसका कभी भारत पार्ट भी था और भारत ने जिसको बाद में चल करके छोड़ दिया था, क्या भारत को वो प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए? हालांकि ये बहस बहुत बार होती रहती है, बट सरकार ने बहुत हद तक ये क्लियर कर दिया था कि सरकार का जो फोकस है पिछले कुछ सालों में वो सिर्फ एमका प्रोग्राम पे है, यानी कि भारत का जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहा है उसके ऊपर है। बट यहाँ पर अब जो एक डेवलपमेंट होने जा रही है उससे बहुत हद तक ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है, कहीं ना कहीं इस चीज़ की आहट है कि भारत और रशिया के बीच में कहीं ये बात हो रही है कि हम इस प्रोग्राम में, यानी कि FGFA प्रोग्राम में, जिसके तहत सुकोई 57 और सुकोई 75 ये दो एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हुए, इसको हम ज्वाइन कर लें। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी अभी रशिया की विजिट पर जाने वाले हैं 8 और 9 तारीख को। तो वहाँ पर वो वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे और वहाँ के एजेंडा में ये बात निकल के आई है कि जहाँ पर दोनों देशों के बीच में जब बातचीत होगी, और ये खबर आ रही है ब्लूमबर्ग के हवाले से जो कि एक वेस्टर्न मीडिया है, तो उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि यहाँ पर जो बातचीत होने वाली है उसके बीच में यहाँ पर FGFA प्रोग्राम को लेकर के भी बातचीत हो सकती है कि भारत या तो इस प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन कर ले या फिर सुकोई 57 को, बने बनाए सुकोई 57 को रशिया से परचेज कर ले। और अगर ये बातचीत होती है तो ये आने वाले दिनों में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को लेकर के एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स काफ़ी सालों से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और भारत भी अपने इंडिजीनियस लेवल पर अपने एमका का जो प्रोग्राम ने शुरू किया हुआ है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। बट उसकी जो टाइमलाइन है वो 2035 तक है, यानी कि 2035 से पहले ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को नहीं मिल सकता। सो अगर इंडियन एयरफोर्स बहुत जल्दी भी करेगी तो 2035 से पहले एयरक्राफ्ट नहीं आ पाएगा। 2028-29 में इसका पहला प्रोटोटाइप, उसकी डेट जो है वो टेंटेटिव डेट्स हैं, तो 2035 तक जाकर के ही ये एयरक्राफ्ट हमें मिल पाएगा। इस बीच में जो चाइना और पाकिस्तान है वो दोनों ही इस कोशिश में है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अपने इंडिजीनियस लेवल पर बना लिया है और 2035 तक तो चाइना की कोशिश है कि 1000 J-20 जो कि चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इतने एयरक्राफ्ट वो अपने इंडिजीनियस लेवल पर बना करके अपनी फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करा दे। वहीं पाकिस्तान भी इस कोशिश में है कि वो चाइना का FC-31 जिसको J-31 बोला जा रहा है उसको अपने बेड़े में शामिल करे और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इसका एक प्रोटोटाइप अभी पाकिस्तान को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, उसके ट्रायल्स भी कुछ सालों में शुरू होने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान हमसे ज़्यादा आगे है इस समय 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के प्लान्स में। सो अगर भारत 2035 से पहले इस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है तो हमें कहीं ना कहीं से इसको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। इस समय अमेरिका और रशिया ही वो दो देश हैं जिनके पास इस समय ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका यहाँ पर भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं देगा, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी S-400 है जिसको लेकर के अमेरिका काफ़ी बार विरोध जता चुका है। तो अमेरिका अपना F-35 भारत को इस वजह से नहीं देना चाहता क्योंकि भारत S-400 को ऑपरेट करता है। इसके अलावा बचा सिर्फ रशिया जिसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो अगर इस समय भारत रशिया की तरफ जाता है तो ये जो गैप है, जो 2035 तक का हमारे पास गैप है, इसको फिलअप करने के लिए ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। और पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स, काफ़ी सारे एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सनल्स वो भी ये कह रहे हैं कि हम एक बार इस प्रोग्राम को रिविजिट ज़रूर कर सकते हैं। और वैसे भी 2018 में जब भारत ने इस प्रोग्राम को छोड़ा था तो उस समय एक स्मॉल विंडो वहाँ पर भारत ने ओपन रखी थी कि हम हो सकता है कि आने वाले सालों में इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंप्रूवमेंट्स की जाती हैं तो हम इसको रिकंसिडर कर सकते हैं। जब भारत ने अपने आप को इस प्रोग्राम से सन 2018 में अलग किया, उस समय भारत रशिया से इस एयरक्राफ्ट के अंदर 43 इंप्रूवमेंट्स डिमांड कर रहा था। भारत ना तो इस एयरक्राफ्ट के इंजन से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये इंजन इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि ये इस एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूज मोड में ले जाए। सुपर क्रूज मोड का मतलब होता है कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट विदाउट आफ्टर बर्नर माक 1 की स्पीड को क्रॉस कर जाए, तो ये एयरक्राफ्ट इस कैपेबिलिटी को उस समय पोजेस नहीं करता था। तो भारत चाहता था कि इतना पावरफुल इंजन तो हो कि
ये सुपर क्रूज मोड में चला जाए। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में जो स्टेल्थ करैक्टर था, यानी कि जो इसकी स्टेल्थीनेस थी, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि भारत इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर जाए, क्योंकि भारत ने देखा था कि इस एयरक्राफ्ट की जो फ्रंट साइड थी, यानी कि जो इसका फ्रंटल नोज वगैरह थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी थी, बट जिसके जो बैक साइड थी, रियर साइड थी, जिसको AFT फ्यूजलाज बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्टेल्थी नहीं थी, वो बहुत ईजिली किसी भी रडार के पकड़ में आ सकती थी। इसके अलावा इसका जो एयरफ्रेम था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब ये इनिशियल टेस्टिंग डेज में भी था एयरक्राफ्ट, सो वहाँ पर भी इस एयरफ्रेम के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल क्रैक्स बन गए थे। तो इस एयरक्राफ्ट की जो फटीग जो लिमिट थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। हालांकि बाद में इस एयरक्राफ्ट को रीडिज़ाइन किया गया था, इसके स्ट्रक्चर्स को, तो वहाँ पर उस चीज़ को लेकर के भी भारत का विरोध था। भारत इसके अंदर इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स की भी डिमांड कर रहा था। काफ़ी सारी ऐसी और बहुत सारी चीज़ें थी जो भारत चाहता था कि इसके अंदर रिप्लेस की जाए। इसके अलावा भारत चाहता था कि ये एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि ये एक सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। सो भारत की ज़रूरत थी एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट की, और भारत ये भी चाहता था कि आने वाले दिनों में अगर भारत चाहे तो इसके अंदर इंप्रूवमेंट के स्कोप्स भी वहाँ पर बन जाए, जिसके लिए रशिया तैयार नहीं था। कुछ हद तक यहाँ पर कॉस्ट को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में कन्फ्यूजन थी, क्योंकि शुरुआत में जब ये एयरक्राफ्ट बनाया जाना था तो उस समय जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट दी गई थी वो एक अनबिलीवेबल प्राइस पे दी गई थी। बताया गया था कि एयरक्राफ्ट सिर्फ 35 मिलियन में बनकर के तैयार हो जाएगा। हालांकि आज के दिन में अगर इस एयरक्राफ्ट की कीमत को देखा जाए तो ये लगभग 140 मिलियन के आसपास का ये एयरक्राफ्ट बनकर के तैयार हो रहा है। वहीं पर हमारा जो LCA है, LCA जो कि एक 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो भी 45 मिलियन के आसपास है। इसी तरह जो सुखोई है वो भी एक 70 मिलियन का एयरक्राफ्ट है। इसी तरह हमारा जो रेफाल है वो भी एक 100 मिलियन के आसपास का एयरक्राफ्ट है। तो ये एयरक्राफ्ट उस समय में सिर्फ 35 मिलियन में भारत को बताया गया था कि ये इसकी कॉस्ट आएगी, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोनों देशों के बीच में इस चीज़ को लेकर के भी विरोध था। इसके अलावा वर्क शेयर मॉडल को लेकर के भी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाई। इन सब वजहों से भारत ने फाइनली इस प्रोग्राम से अपने आप को अलग कर लिया, बट एक स्मॉल विंडो वहाँ पर बची रही कि भारत हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन कर ले। अब अगर भारत और रशिया के बीच में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर के अगर कोई बातचीत होती है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो भारत Su-57 को उसके ओरिजिनल फॉर्म में जैसा वो है उसी फॉर्म में उसको परचेज कर ले और उसकी 2 से 3 स्क्वाड्रन अपने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करा ले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भारत FGFA प्रोग्राम को दोबारा से ज्वाइन करे, जहाँ पर भारत अपनी हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से और उन चीज़ों के हिसाब से जिसकी वजह से भारत ने इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को छोड़ा था, उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ भारत इस एयरक्राफ्ट को दोबारा से रशिया के साथ मिलकर के बनाए और अपने यहाँ पर इंडक्ट करा ले। जहाँ पर भारत को पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने इंडिजिनियस लेवल पे भी काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है, वहीं पर रशिया ने भी इसी समय में, क्योंकि भारत तो इस प्रोग्राम से अलग हो गया था, बट रशिया उन चीज़ों के ऊपर काम करता रहा जहाँ पर भारत को प्रॉब्लम थी। जैसे कि भारत को इसके इंजन के साथ प्रॉब्लम थी तो रशिया ने यहाँ पर इसके इंजन के अंदर भी इंप्रूवमेंट किया। तो इसका जो एग्जिस्टिंग इंजन था AL-41 उसके अंदर इंप्रूवमेंट करके यहाँ एक नया इंजन लगाया गया AL-51, जो कि 2 स्टेज का इंजन था और 167 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता था विद आफ्टर बर्नर। हालांकि इसका जो पहला इंजन था वो सिर्फ 142 किलो न्यूटन का ही थ्रस्ट पैदा कर सकता था। इसके अलावा इस पावरफुल इंजन की वजह से इसकी सुपर क्रूज मोड की जो स्पीड थी वो भी इंप्रूव होगी और अब ये एयरक्राफ्ट विदाउट आफ्टर बर्नर मार्क 1.6 से लेकर के 2 मार्क तक की स्पीड जो है वो अटेंड करने लगा। इन सब के अलावा इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे कि इसकी कैनोपी को मेटल ऑक्साइड से कोटेड किया गया सो दैट वहां पर रेडार अब्जॉर्प्शन किया जा सके। इन सब के अलावा इसके रियर साइड में, यानी कि इसके बैक में, जिसको AFT फ्यूजलाज कहते हैं, उसको लेकर के भारत को प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो रेडार को के पकड़ में बहुत इजीली आ रहा था। वो एरिया बहुत ज़्यादा स्टेल्थी नहीं था, तो वहाँ पर सेरेटेड फ्लैप्स का इस्तेमाल करके उस एरिया के अंदर रेडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस किया गया और वहाँ पर IR सिग्नेचर्स को भी वहाँ पर मिनिमाइज किया गया। तो इस तरह से इसके स्टेल्थी कैरेक्टर के अंदर भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। इन सब फीचर्स के अलावा रशिया ने यहाँ पर इंडिया की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाकर के यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी को इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया है और वो है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी, जो कि लॉयल विंगमैन UAV के नाम से जानी जा रही है। तो लॉयल विंगमैन UAV जो कि आने वाले दिनों में 6th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है उनके अंदर हमें देखने को मिलेगी, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट कर दी है। और बहुत सारे जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उनकी भी जो इंटीग्रेशन है इस एयरक्राफ्ट के साथ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। तो रशिया ने इस सारे इंप्रूवमेंट्स के साथ इंडिया को इंप्रेस करने की यहाँ पर बहुत कोशिश की है और अब जो ये एयरक्राफ्ट बन करके तैयार हुआ है, यानी कि जो इसके लेटेस्ट वर्जन अभी आ रहे हैं, वो बहुत हद तक इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को कहीं पूरा ज़रूर करते हैं। और अगर
भारत चाहे तो इस एयरक्राफ्ट का ट्विन सीटर वेरिएंट जो कि रशिया अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना रहा है उसको यहाँ पर यूज़ कर सकता है, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट की थी। तो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट को भारत FGFA प्रोग्राम के तहत अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा सकता है। इससे भारत को 2035 से पहले एक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट, क्योंकि Su-57 अभी बिग बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, क्योंकि रशिया ने इसको सीरिया में और यूक्रेन दोनों जगह पर यूज़ किया है और कुछ हद तक इसने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जहां पर सीएड ऑपरेशंस होते हैं। सीएड यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और एयर सुपीरियरिटी रोल निभाते हुए काफ़ी सारे एनिमी टारगेट्स को इसने डिस्ट्रॉय भी किया है। तो कुछ हद तक एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया को यहाँ पर एक बैटल प्रूवन एयरक्राफ्ट समय से पहले अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मानना अलग है, क्योंकि भारत को अभी अपने एमका पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी एमका इस प्रोग्राम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि एमका के पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हमने सिर्फ $2 बिलियन को ही स्पेंड किया है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम वहाँ पर $2 बिलियन स्पेंड करेंगे। बट अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है FGFA प्रोग्राम को, तो भारत को लगभग $6 बिलियन यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। और अब भारत का फोकस जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बजाय 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर होना चाहिए, क्योंकि जैसे फ्रांस है, फ्रांस भी भारत को ऑफर कर रहा है कि फ्रांस और भारत मिलकर के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाए, या फिर ब्रिटेन का ऑफर भी भारत को है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर के भी, या फिर यूरोपियन यूनियन और भारत मिलकर के भी जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उनको बना सकते हैं। तो भारत को अगर किसी प्रोग्राम को रशिया के साथ इस समय ज्वाइन करना चाहिए तो वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, ना कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम ऑलरेडी बना रहे हैं। मीनवाइल अगर पाकिस्तान और चाइना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट नॉट 6th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अगर ले भी लेते हैं तो भारत के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि हमारा रेफाल लगभग 4.5 जनरेशन का है, स्टेल्थी नहीं है, बट उसके कंपैरिजन में यानी कि FC-31 या फिर J-20 जैसे एयरक्राफ्ट जो कि हमारे एडवर्सरीज के पास है, उनके कंपैरिजन में ये एयरक्राफ्ट आज भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। सो अगर भारत को अगर इस समय कोई प्रोग्राम की ज़रूरत है वो 6th जनरेशन प्रोग्राम है, ना कि 5th जनरेशन प्रोग्राम। अब इस सेशन को आज हम यहीं एंड कर रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।